नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक इंपॉर्टेंट डाउट आपके सामने लेकर आया हूं जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना लेटेस्ट जजमेंट पास करने के बाद में क्लैरिफाई करा है। और वो डाउट क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस जो हमारा कानून है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, उसके अंदर एक कंफ्यूजन है। आप अगर सेक्शन नंबर 25 का क्लॉज नंबर 2 अगर आप लोगों के पास बेयर एक्ट अवेलेबल है तो आप अगर ओपन अप करोगे तो वहां पे कंफ्यूजन नजर आएगी कि अगर कोई भी मैजिस्ट्रेट के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस केसेस के अंदर कोई भी ऑर्डर पास किया जाता है और आगे चल के पार्टीज के बीच में अगर कोई चेंज आता है तो उस केस में एप्लीकेशन ऑल्टरेशन के लिए कब लगाई जा सकती है, इसका क्लैरिफिकेशन हमारे कानून के अंदर नहीं दिया हुआ है। तो यही डाउट हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने आया है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई करा है। अब मैं बेसिक से लेके बिल्कुल आपको एंड तक की सारी कहानी समझाने वाला हूं। तो अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो लाइक जरूर करिएगा एंड अपने करीबी दोस्तों को शेयर करके उनको एक्नॉलेज जरूर करिएगा। अच्छा, हम मुद्दे की बात को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, केस का हमारा नाम क्या है? एस विजय कुमारी वर्सेस मोदेश्वर आचार्य सी 2024 सुप्रीम कोर्ट। और ये जजमेंट का जो आपको ये पीडीएफ है एंड जजमेंट की कॉपी है, ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर करिएगा और सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती रहेंगी। अब मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहली बात, डोमेस्टिक अपना जो ये कानून है डोमेस्टिक वायलेंस का, ये कानून पिक्चर में कब आता है? सबसे पहली बात, अगर कोई लड़का और अगर कोई लड़की आपस में डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहते हैं तब लड़की के ऊपर अगर मारपीट करी जाती है, लड़की के ऊपर अत्याचार किया जाता है या उसको घर से निकाल दिया जाता है XYZ, जिसके बारे में भी मैं आपको बात करूंगा, तो उस केस में लड़की के पास अपना अधिकार है कि लड़की जो है इस पर्टिकुलर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का अपना कानून का मदद लेके अपने साथ में इंसाफ अपना कर सकती है। अब सवाल यह आता है कि भैया ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप में एक लड़की जो है किस किस के साथ रह सकती है, कौन लोग अपना डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर आते हैं? तो इसका जवाब भी हमारे इस कानून के अंदर दिया हुआ है। मेजरली 5 तरह के अपने रिश्ते बता रखे हैं जिनको डोमेस्टिक रिलेशनशिप माना जा सकता है, जैसे कि कॉन्जेंग्विटी का मतलब ब्लड रिलेशन, एक बाप का और एक बेटी का अपने ब्लड रिलेशन में है तो ये अपना डोमेस्टिक रिलेशनशिप में अपना माना जाता है। दूसरा, शादी, एक पति और एक पत्नी का आपस में डोमेस्टिक रिलेशनशिप का रिश्ता कानून की नजर में माना जाता है। और एडॉप्शन, अगर किसी व्यक्ति ने अपना एक बच्ची को अडॉप्ट करा है, एक लड़की को अडॉप्ट करा है, तो अडॉप्शन वाला अपना डोमेस्टिक रिलेशनशिप माना जाता है। दूसरा था ज्वाइंट फैमिली में भतेरे लोग हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, भतेरे लोग हैं। अब उसके अंदर एक लड़की जो है रहती है और उसके साथ में अपने जॉइंट फैमिली के अंदर रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपना डोमेस्टिक रिलेशनशिप बोलते हैं। और अगर बात करूं रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर चीज है, लिव इन रिलेशनशिप में एक लड़का और एक लड़की अपना साथ में रहते हैं, अपना लिव इन रिलेशनशिप में, उन्होंने शादी नहीं करी है, तो उस रिश्ते के अंदर भी अगर वो जो लड़का होता है जिसको हम बॉयफ्रेंड बोलेंगे, तो अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर कोई भी अत्याचार करता है तो ऐसे केस में उस लड़की के पास भी इस कानून के अंदर हक होता है अपना जस्टिस पाने का, अपना इंसाफ पाने का। अब वो इंसाफ क्या क्या हो सकता है इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो यहां पे आपको क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा कि अगर मान लेते हैं कि एक बाप ने अपनी बेटी के साथ में अत्याचार करा है तो बेटी के पास अधिकार है, और एक पति ने अपनी पत्नी के साथ अत्याचार करा है तो पत्नी के पास अधिकार आ जाता है। एक बाप ने अपनी बेटी के ऊपर, एडॉप्टेड बेटी के ऊपर अत्याचार किया होता है तब उसमें बेटी के पास अधिकार आ जाता है। ज्वाइंट फैमिली में अगर चाचा, ताऊ, XYZ जो भी लोग हैं, उन्होंने किसी महिला के ऊपर जो अपने ज्वाइंट फैमिली के परिवार की हिस्सा है उसके साथ अगर अत्याचार करा है तो वो पर्टिकुलर औरत के पास में अपना अधिकार है। एंड रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, अगर कोई गर्लफ्रेंड होती है, उसका बॉयफ्रेंड, दोनों साथ में लिव इन रिलेशनशिप में अगर रह रहे हैं और बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में अत्याचार करा है, देन उस लड़की के पास अपना अधिकार आ जाता है। अब यहां पे एक छोटी सी बात और गौर करने वाली बात है कि यहां पे मैं बार बार आदमियों के ऊपर बोल रहा हूं कि एक आदमी ने अपना डोमेस्टिक रिलेशनशिप वाली लड़की के साथ में अत्याचार किया है। क्वेश्चन ये आता है, सास जो है अपनी बहू को ताने मारती है या कोई अन्य महिला जो आपस में परिवार के अंदर एक महिला होती है वो अपने लड़की के ऊपर कोई ताने मारती है, तो क्वेश्चन ये आता है क्या सास के ऊपर डोमेस्टिक अपना वायलेंस कानून के तहत क्या बहू अपनी सास के ऊपर केस दर्ज करा सकती है? एक ये डाउट आ जाता है। इसका जवाब ये होगा, हां जी भाई, एक सास जो है, एक बहू जो है अपनी सास के ऊपर भी केस दर्ज करा सकती है इस कानून के तहत। ये अपना क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी बहुत पहले क्लैरिफाई कर दिया था कि केवल आदमी लोगों के ऊपर, केवल एडल्ट लोगों के ऊपर ही केस नहीं होगा, महिलाओं के ऊपर भी केस हो सकता है, क्योंकि सास और बहू वो भी तो अपने एक ही घर में रहते हैं, उनका भी तो अपने आप में डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, कॉन्जेंग्विटी का या ज्वाइंट फैमिली का। तो इसीलिए यह बात को क्लैरिफाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत पहले ही कर दिया था। चलो, अब डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, कौन कौन से प्रकार के होते हैं? जैसे कि फिजिकल टॉर्चर करा जा रहा है, मेंटल टॉर्चर करा जा रहा है, वर्बल टॉर्चर करा जा रहा है, इमोशनल टॉर्चर करा जा रहा है, सेक्सुअल टॉर्चर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, हमारे देश के अंदर मैरिटल रेप नाम का कोई भी कानून नहीं है।
सिंपल सी बात है, मैरिटल रेप नाम का कानून कोई भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ये बात बोल दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये बात बोल दी है, 2023 में भी बोली है, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये बात बोल दी है, क्लैरिफाई कर दिया है। तो वैसे केस में अगर महिला के साथ में सेक्सुअल टॉर्चर करा जा रहा है, मैरिटल रेप का ऑफेंस मतलब एक्ट करा जा रहा है, इसको ऑफेंस तो बोलेंगे नहीं, तो उस केस में महिला के पास अन्य कोई कानून पीनल प्रोविजन में कोई राइट नहीं है, लेकिन महिला के पास इस पर्टिकुलर डोमेस्टिक वायलेंस कानून के अंदर तो राइट है। तो महिला इस कानून की मदद ले सकती है। इमोशनल टॉर्चर मतलब खर्चा पानी नहीं दिया जा रहा है, अब्यूज फिजिकल या वर्बल तरीके से अब्यूज अगर किया जा रहा है, हरासमेंट फॉर डाउरी करा जा रहा है, मारने की धमकी दी जा रही है, अब्यूज करने की धमकी दी जा रही है, या लड़की के रिलेटिव्स को धमकी दी जा रही है, तो ये सारी कैटेगरीज हमारी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आ जाती हैं। अब मुद्दे की बात आ जाती है, अब महिला के साथ में मान लेते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का अपराध हुआ है, तो पहले लड़की को ये बात प्रूव करनी पड़ेगी, मेरे साथ में जिसने डोमेस्टिक वायलेंस का अपराध करा है उसके साथ में मैं डोमेस्टिक रिलेशनशिप में थी। अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है ये भी बता दिया। अब एक्चुअल में लड़की क्या करेगी, लड़की के पास अधिकार है कि अब लड़की का पहला काम होता है अपना DIR फाइल करना। DIR मतलब डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, ये अपनी फाइल करनी होती है। अब ये कहां पे फाइल होगी, कैसे फाइल होगी, देखो बहुत सारे एरियाज में प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करे जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन केसेस के लिए, कि जहां पे जिस स्टेट में जिस एरिया में बहुत सारे अपने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, राज्य सरकार जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है अपने अपॉइंट करे जाते हैं। अगर ये आपके एरिया में है तो आपको कौन गाइड करेगा, सबसे पहले लड़की जाएगी पुलिस थाने में, पुलिस थाने के अंदर वो अपना केस दर्ज कराना चाहती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत, तो पुलिस वाले FIR तो दर्ज करेंगे नहीं, पुलिस वाले रेफर कर देंगे कि आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाइए, हमारे एरिया के अंदर प्रोटेक्शन ऑफिसर का ऑफिस कहां पर है, ठीक है जी। अब उस केस में अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर अपना एक DIR प्रिपेयर करते हैं, और अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर नहीं होते तो कहीं कहीं पे ये होता है कि पुलिस ऑफिसर को ही, पुलिस वालों को ही अपना प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम दे दिया जाता है, तो पुलिस वाले असिस्ट करते हैं DIR बनाने में, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। DIR बनाने के बाद फिर पुलिस वाला या प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये दोनों में से कोई भी व्यक्ति जो अवेलेबल है, उनके पास एक और ड्यूटी बना रखी है कानून के तहत कि वो जो है अब यहां पे लड़की को अब यहां पे सेक्शन नंबर 12 के अंदर एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, यहां पे मैंने लिखा हुआ भी होगा, हाँ, तो विक्टिम को अब एप्लीकेशन सेक्शन नंबर 12 के अंदर अपनी फाइल करनी पड़ेगी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। अब लड़की जो है ये एप्लीकेशन कहां लेकर जाएगी और फॉर्मेट कहां होगा, गूगल पे आपको या इस कानून के एंड में, इस कानून का बेयर एक्ट के एंड में आपको इसका फॉर्मेट मिल जाएगा। तो आप एप्लीकेशन के अंदर लिखोगे मेरे साथ कब इंसिडेंट हुआ, किसने इंसिडेंट करा, और बदले में मैं उस आदमी के खिलाफ क्या क्या रिलीफ मांगना चाहती हूं, वो भी आपको मैं बताऊंगा क्या क्या रिलीफ लड़की मांग सकती है। तो वो रिलीफ मांगने के लिए अपनी एप्लीकेशन कहां पे लगाई जाती है, मैजिस्ट्रेट के पास। ये एप्लीकेशन आपको मैजिस्ट्रेट के पास लगानी पड़ेगी। कौन से मैजिस्ट्रेट, जहां पे आप रहते हो, जहां पे आपके साथ अपराध हुआ है, आपके एरिया में जो मैजिस्ट्रेट साहब होंगे उन एरिया के पास आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। यहां तक आपको कहानी समझ में आ जाती है। अब लड़की के पास अपना अधिकार है कि वो कौन कौन से रिलीफ मांगेगी। साहब मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए, मेरे को तो अब मार देंगे भैया, अब मैंने इनके साथ रहना नहीं चाहती हूं, ठीक है, तो या फिर जैसा बोलेंगे रेसिडेंट, और जैसा मेरे को इनके साथ नहीं रहना, मेरे को अलग मकान लेके दिया जाए, अलग मकान पे किराए पे लेके दिया जाए, किराया विक्टिम किराया जो रिस्पोंडेंट भरेगा, मैं नहीं चाहती कि इसके साथ रहना, ठीक है। या मॉनेटरी रिलीफ, जैसा आप मेरे को मेंटेनेंस चाहिए, खर्चा पानी दिया जाता नहीं है और उस चीज के लिए मेरे दवाइयों का खर्चा है, ठीक है, मेरे हेल्थ का खर्चा है, मेरा अपना खर्चा है, निजी खर्चा है, वो मेरे को पे करा जाए। या कस्टडी ऑर्डर, बच्चे की कस्टडी मेरे पास रहेगी तो यहाँ पे कोर्ट टेम्परेरी कस्टडी, चाइल्ड की कस्टडी ग्रांट कर देता है विक्टिम के बिहाफ पे। तीसरी बात यहाँ पे आती है अपना कंपनसेशन ऑर्डर। कंपनसेशन ऑर्डर एडिशन के अंदर होता है कि जैसा मेरे जो दिमागी तौर पे जो टॉर्चर करा गया है उसका रिलीफ कौन देगा, तो कंपनसेशन ऑर्डर भी इन एडिशन, इन सबके एडिशन में दिया जाता है। चलो जी, अब मैजिस्ट्रेट ने सेक्शन नंबर 12 की एप्लीकेशन सुनने के बाद में जहां पे अपने ये जो रिलीफ, आपको सारी रिलीफ भी मांग सकते हो, कुछ रिलीफ भी मांग सकते हो, कुछ भी मांग सकती है लड़की, ठीक है। अब वो लड़की जब अपना सेक्शन 12 की एप्लीकेशन लगा के मैजिस्ट्रेट को अपनी सारी कहानी बताने के बाद में और रिलीफ क्या मांग कर रही है वो मांगने के बाद में मैजिस्ट्रेट उनको ग्रांट कर देते हैं। चलो जी, अब मुद्दे की बात आती है कि जैसे सामने मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ भी हो सकता है वैसे तो, ठीक है। लड़के की उम्र है, ठीक है, लड़के की उम्र नहीं, सैलरी 50,000 सैलरी है। जज साहब ने यहां पे बोल दिया 50,000 में से 10,000 रुपए आप जो है मेंटेनेंस के रूप में लड़की को दोगे, ठीक है जी। 10,000 रुपए तुम लड़की को एज अ मेंटेनेंस के रूप में पैसा दोगे। मेंटेनेंस ऑर्डर जज साहब ने ग्रांट कर दिया है, बात हो गई है खत्म। अब इसके बाद जैसे ही जज साहब ने सेक्शन नंबर 12 के तहत ये अपना ऑर्डर पास करा है, अब इसके बाद लड़के की आगे चल के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद सैलरी कम हो जाती है, सैलरी हो जाती है 40,000 रुपए हो जाती है। तो वैसे केस में ये जो 10,000 रुपए का जो अमाउंट है जो जज साहब ने डिसाइड करा था वो 50,000 सैलरी के हिसाब से ही तो करा था ना। अब लड़के की सैलरी जो है कम हो गई है, तो अब ये 10,000 रुपए का जो अमाउंट है ये भी तो चेंज होना चाहिए ना अब ऐसे केस में। तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई करा है। तो अब ऐसे केस में लड़का जो है वो एप्लीकेशन लगाएगा मैजिस्ट्रेट के पास में सेक्शन नंबर 25 क्लॉज नंबर 2 के तहत कि जैसा
अब हमारी सर्कमस्टांसेस में चेंज आ चुका है। पहले मैं 50,000 कमाता था, आपने 10,000 रुपए बोला। अब मेरी सैलरी कम हो गई है, अब मेरी सैलरी 40,000 रुपए हो गई है। अब बताइए, तो यहां पे एक डाउट आ जाता है कि ये लड़का जो है एप्लीकेशन कब लगा सकता है? क्या रेट्रोस्पेक्टिवली इसका कोई असर पड़ेगा या प्रोस्पेक्टिवली इसका असर पड़ेगा? ये बात का डाउट अपना कहीं पे कानून में है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई करा है कि पहली बात, लड़का जो है जब ये एप्लीकेशन, जब इसके पैसे सेक्शन नंबर 12 के ऑर्डर के पास हो जाने के बाद इसके साथ अब 40,000 रुपए इसकी सैलरी हो गई है, जैसा बोलेंगे चलो भाई कोई बात नहीं, अब तुम 8,000 रुपए दो, ठीक है। चेंज इन सर्कमस्टांसेस, लड़के ने सेक्शन 25 क्लॉज 2 के तहत अपनी एप्लीकेशन लगाकर अपना जो मेंटेनेंस का पैसा था वो कम करा लिया। अब क्वेश्चन ये आता है, लड़का कहता है जैसा मैंने जो है ना लड़की को ऑलरेडी 10-10 हजार रुपए करके मेंटेनेंस के तौर पे 10-10 हजार रुपए में पे करता आ रहा हूं, तो जैसा उस टाइम मेरी सैलरी आपके ऑर्डर करने के बाद, जब आपने मेरे को ऑर्डर करा था उस टाइम पे तो मेरी 50,000 रुपए सैलरी थी और आपने 10,000 रुपए कहा था, तो जैसा मैं 10,000 रुपए के हिसाब से भी तो पैसा और पहले से पे कर चुका हूं और अब मेरी 40,000 रुपए सैलरी हो गई है, तो जो पैसे मैंने 10,000 रुपए के अंदर दिए थे उसके अंदर भी तो मेरे को आज के टाइम पे कंसेशन मिलना चाहिए। तो आप जैसा मेरे फेवर में कुछ चेंज इन द सर्कमस्टांसेस जो मेरी हुई है उसके बदौलत जो पहले मैंने इसको ऑलरेडी अमाउंट पे कर चुका हूं उसमें से भी आज के टाइम में मेरे को थोड़ा बहुत कंसेशन दिया जाए, तो यहां पे एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि जो आपने ऑलरेडी पे अमाउंट कर दिया है उसमें से आप कुछ कंसेशन या कुछ चेंज इन द सर्कमस्टांसेस जो आपके साथ में अब आई हैं वो कुछ मांग कर सकते हो क्या? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है नहीं, कि आपने जो पहले अमाउंट जितना पे करना था वो कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जो आपके साथ में सेक्शन 12 का जब ऑर्डर पास करा है उसके बाद में जो आपके हालात आए हैं ना, उसके बाद में जो आपके हालात आए हैं उस टाइम जब कोर्ट ने आपको 8,000 रुपए पे करने के लिए बोला है, बस यही आपका ऑर्डर मान्य होगा। आपने जो ऑलरेडी पे अमाउंट कर दिया है उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं सीधे शब्दों में आपको बताऊं कि मान लेते हैं 10 तारीख को 10 अक्टूबर को कोर्ट ने ऑर्डर करा 50,000 रुपए सैलरी के हिसाब से, लड़का आप जो है 10,000 रुपए मेंटेनेंस लड़की को दोगे, ठीक है जी। अब मान लेते हैं कि 10 दिसंबर को लड़की की सैलरी कितनी हो गई? 40,000 रुपए। अब मेंटेनेंस का अमाउंट तो कम होना चाहिए, बट अभी कोर्ट एप्लीकेशन तो कोई लगी नहीं है, तो वैसे केस में लड़के को तो इस दौरान अपना 10,000 रुपए ही पे करने पड़ेंगे, ठीक है जी, पे करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। अब पे नहीं करोगे तो गलत होगा। तो इतनी देर में लड़के ने क्या करा, अपना 10 जनवरी को कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई सेक्शन नंबर 25 क्लॉज 2 के तहत, 25 क्लॉज 2 के तहत कि जैसा अब मेरी 40,000 रुपए सैलरी हो गई, अब कुछ करिए। तो ऐसे केस में कोर्ट ने बोला चलो ठीक है, जज साहब ने ऑर्डर कर दिया 10 जनवरी को ही कि आप जो है 8,000 रुपए मेंटेनेंस पे करिएगा, ठीक है। अब लड़का कहता है कि जज साहब 10 अक्टूबर को मेरी 50,000 रुपए सैलरी थी, आपने मेरे को ऑर्डर करा 10,000 रुपए, मेरी 10 दिसंबर को 40,000 रुपए हो गए थे, तो दिसंबर से जनवरी में जो मैंने अमाउंट पे करा है 10,000 रुपए का, जज साहब इसमें तो मुझे कुछ कंसेशन दिया जाए। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि सॉरी, आपने जो अमाउंट ऑलरेडी पे कर दिया है, रेट्रोस्पेक्टिवली आप वो क्लेम नहीं कर सकते, आप वो क्लेम नहीं कर सकते हो। आपने जो ऑलरेडी 10,000 रुपए पे कर दिए 40,000 रुपए सैलरी के तहत, वो वापसी नहीं मिलेंगे। जो ऑलरेडी अपने अमाउंट पे कर दिया है वो ठीक है, उसमें ना तो कोई कंसेशन मिलेगा ना कुछ मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना क्लैरिफाई कर दिया है, जो मैंने यहां पे लिख के भी बताया हुआ है। एट व्हाट टाइम एप्लीकेशन कैन बी मेड, तो यहाँ पे अगर कोई इनकम में चेंज आता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग में चेंज आता है, एनी अदर चेंज आता है कंप्लेनेंट का या रिस्पोंडेंट का, एज द केस मे बी, दोनों ही सर्कमस्टांसेस में यहाँ पे कोर्ट ने इस केस के अंदर ये बोला है, एस विजय कुमारी वर्सेस मोहेश्वरी आचारी सी 2024 सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि जब आप एप्लीकेशन लगाते हो तो आफ्टर द ऑर्डर हैज बीन पास्ड कैन नॉट सीक इट्स रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी आप अवेल नहीं करोगे। तो आई होप आपको अपना सारा डाउट क्लैरिफाई हो गया होगा। एप्लीकेशन लगाने से लेके डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब से लेके डोमेस्टिक रिलेशनशिप के मतलब से लेके चेंज इन द सर्कमस्टांसेस तक मैंने आपको सारा क्लैरिफाई कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ में हमारे जुडिशरी के बैचेस भी चलते हैं और अपना एआईबी का बैच भी अपना रनिंग में है, तो आप में से अगर कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी एआईबी की तैयारी बहुत अच्छे से हो, आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है नए कानून हमें पढ़ने हैं तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का हमारा बैच बहुत अच्छे से रनिंग में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का भी हमारा बैच रनिंग में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और फैमिली लॉ का भी हमारा कंप्लीट बैच है जिसमें पूरा हिंदू लॉ पूरा मुस्लिम लॉ पढ़ाया हुआ है, आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन का भी हमारा बैच है जिसमें कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाया हुआ है, आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपकी कोई भी जानकारी है या कोई भी क्वेरी आपको अपनी रेज करनी है तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहीं पे अपना मैसेज सेक्शन में क्वेरी अपनी रेज कर सकते हो।
एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, आईफोन यूजर्स के लिए, लैपटॉप यूजर्स के लिए, तीनों लोगों के लिए हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे के सारे लिंक्स प्रोवाइडेड हैं। आप लोग अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करके और जो आपको सुटेबल लगता हो बैच, अब वो ज्वाइन कर सकते हो। और अभी कुछ टाइम के अंदर अंदर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS का भी बैच लेकर आने वाले हैं, तो आप लोग ज्वाइन जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।